आधुनिक भारत की शुरुआत। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक ऐतिहासिक रहस्य। प्रस्तावना, एक प्रश्न जो इतिहास बदल देता है। जरा कल्पना कीजिए, सन 1498, हिंद महासागर की लहरें शांत नहीं हैं। एक अजनबी जहाज भारत के तट की ओर बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों को अंदाजा भी नहीं कि ये जहाज केवल व्यापारी नहीं लाया, ये भविष्य का तूफान लेकर आया है। सोचिए, अगर वो जहाज भारत तक कभी न पहुंचता तो क्या होता? क्या भारत का इतिहास अलग होता? क्या अंग्रेजी शासन कभी स्थापित होता? आज हम उसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। यूरोप के लोग भारत क्यों आए? यूरोप की बेचैनी, एक महाद्वीप जो तलाश में था। 15वीं शताब्दी का यूरोप आज जैसा समृद्ध नहीं था। अकाल, बीमारियां, सीमित संसाधन, आर्थिक संघर्ष। लेकिन एक चीज थी जो यूरोप को बेचैन कर रही थी: मसाले। मसालों का जादू। आज हमारे लिए मसाले सामान्य हैं, लेकिन उस समय मसाले सोने के बराबर मूल्यवान थे। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। लौंग, दालचीनी, जायफल ये विलासिता की वस्तुएं थीं। लेकिन क्यों? एक, ठंडा मौसम और मांस संरक्षण। यूरोप में लंबी सर्दियां पड़ती थीं। मांस को महीनों तक सुरक्षित रखना पड़ता था। फ्रिज में ही थे, नमक और मसाले ही सहारा थे। अगर मसाले ना हो तो मांस सड़ जाए, बीमारी फैल जाए। तो क्या मसाले केवल स्वाद थे? नहीं, वे जीवन और मृत्यु का अंतर थे। औषधीय महत्व। लोग मानते थे कि काली मिर्च बुखार ठीक करती है, दालचीनी पाचन में मदद करती है, लौंग दांत दर्द में काम आती है। चिकित्सा विज्ञान सीमित था, मसाले दवा भी थे और आशा भी। प्रतिष्ठा का प्रतीक। जिसके घर मसाले थे वो अमीर था, वो प्रभावशाली था, वो सम्मानित था। सोचिए, अगर आपके पास मसाले हों और आपके पड़ोसी के पास न हो तो समाज में आपका स्थान क्या होगा? लेकिन समस्या थी, यूरोप सीधे भारत से व्यापार नहीं कर सकता था। बीच में थे अरब व्यापारी, तुर्क शासक। वे मसाले भारत से सस्ते में खरीदते, यूरोप में महंगे बेचते। यूरोप के देशों को लगता हम लूटे जा रहे हैं। तो प्रश्न उठा, क्या हम सीधे भारत पहुंच सकते हैं? 1453, एक घटना जिसने दिशा बदल दी। जब ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया तो यूरोप का एशिया से स्थल मार्ग लगभग बंद हो गया। व्यापार रुकने लगा, कीमतें बढ़ने लगीं, असंतोष फैलने लगा। अब क्या किया जाए? क्या यूरोप हार मान ले या नया रास्ता खोजे? समुद्र की ओर नजर। समुद्र विशाल था, अज्ञात था, भयावह था, लेकिन अवसर भी वहीं था। पुर्तगाल ने पहल की। राजकुमार हेनरी ने समुद्री खोजों को प्रोत्साहित किया। नई तकनीकें विकसित हुईं, कंपास का उपयोग बढ़ा, नौकाएं बेहतर बनी। ये केवल व्यापार नहीं था, ये साहस की कहानी थी। 1498, वो ऐतिहासिक क्षण। वास्को डे गामा कालीकट पहुंचा। भारत के तट पर खड़े लोग शायद सोच भी नहीं सकते थे कि ये आगमन आने वाले 300 वर्षों का भाग्य लिखने वाला है। सोचिए, अगर वास्को डे गामा रास्ता भटक जाता, अगर उसका जहाज डूब जाता, अगर वो कभी भारत ना पहुंचता, क्या इतिहास बदल जाता? व्यापार या सत्ता? शुरुआत व्यापार से हुई। फैक्ट्रियां बनी, गोदाम बने, व्यापारिक समझौते हुए। लेकिन धीरे धीरे यूरोपियों को एहसास हुआ, केवल व्यापार से लाभ सीमित है। अगर हम बंदरगाह पर नियंत्रण कर लें तो, अगर हम सेना रख लें तो, अगर हम स्थानीय राजनीति में दखल दें तो, यहीं से कहानी बदलने लगी। भारत की स्थिति। मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था, लेकिन समय के साथ कमजोर होने लगा। क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे, आपसी संघर्ष बढ़ने लगे। यूरोपियों ने यह सब देखा। उन्होंने सोचा, यहां अवसर है। सोचिए, अगर भारत एकजुट होता, अगर क्षेत्रीय राजा आपस में न लड़ते, अगर विदेशी व्यापार पर कड़ा नियंत्रण होता, क्या यूरोपियों को सफलता मिलती? निष्कर्ष भाग 1 का। यूरोपियों का भारत आना एक संयोग नहीं था, ये कई परिस्थितियों का परिणाम था। आर्थिक लालसा,
मसालों की मांग, समुद्री मार्ग की खोज, राजनीतिक अवसर। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। आगे क्या हुआ? कैसे व्यापार युद्ध में बदला? कैसे अंग्रेज सबसे शक्तिशाली बने? कैसे भारत धीरे धीरे पराधीन हुआ? ये सब हम अगले भाग में जानेंगे। भाग 2। यूरोपीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा और भारत में संघर्ष। शुरुआत एक सवाल से। 1498 में जब पहला यूरोपीय जहाज भारत पहुंचा, तो क्या किसी ने सोचा था कि आने वाले वर्षों में यही समुद्र युद्ध का मैदान बन जाएगा? क्या किसी भारतीय शासक ने अनुमान लगाया था कि व्यापारी बंदूक लेकर लौटेंगे? सोचिए, अगर उस समय भारतीय दरबारों में दूरदृष्टि होती तो क्या कहानी अलग होती? पुर्तगालियों की पहली चाल। भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे वास्को डा गामा। वे कालीकट पहुंचे। स्थानीय शासक जमोरिन ने उन्हें व्यापार की अनुमति दे दी। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन पुर्तगाली केवल व्यापारी नहीं थे, वे समुद्र के योद्धा भी थे। पुर्तगालियों की रणनीति। उन्होंने क्या किया? समुद्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। भारतीय जहाज़ों से कर वसूला, व्यापारिक जहाज़ों को रोका, विरोध करने वालों पर हमला किया। उन्होंने कोचीन, गोवा और दमन जैसे स्थानों पर किले बनाए। विशेष रूप से गोवा उनका प्रमुख केंद्र बना। क्या केवल व्यापार? नहीं, पुर्तगाली धर्म प्रचार भी करना चाहते थे। ईसाई मिशनरी भारत आए। कई स्थानों पर जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप भी लगे। अब सवाल उठता है, क्या ये केवल आर्थिक विस्तार था या धार्मिक भी? डचों का आगमन एक नई चुनौती। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डचों का लक्ष्य था मसालों पर एकाधिकार। उन्होंने इंडोनेशिया पर अधिक ध्यान दिया, लेकिन भारत में भी फैक्ट्रियां स्थापित कीं। डच और पुर्तगाली आपस में भिड़े, समुद्र में संघर्ष हुआ। अंग्रेजों का प्रवेश शांत लेकिन रणनीतिक। 1600 ई में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। शुरुआत में अंग्रेज कमजोर थे, लेकिन वे धैर्यवान थे। उन्होंने सीखा, सीधे टकराव से नहीं, राजनीतिक समझ से आगे बढ़ना है। जहांगीर का दरबार। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगी। उन्होंने उपहार दिए, राजनयिक संबंध बनाए। धीरे धीरे सूरत, मद्रास और कलकत्ता में फैक्ट्रियां बनी। फ्रांसीसी भी पीछे नहीं रहे। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उनका प्रमुख केंद्र बना पौंडीचेरी। अब भारत में 4 बड़ी यूरोपीय शक्तियां थीं: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। और संघर्ष अवश्यंभावी था। कर्नाटक युद्ध। यूरोपीय संघर्ष भारतीय भूमि पर। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आए। 3 कर्नाटक युद्ध हुए। फ्रांसीसी नेता जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स बहुत महत्वाकांक्षी थे, लेकिन अंग्रेजों ने रणनीति से काम लिया। यहीं से अंग्रेजों का पलड़ा भारी होने लगा। सोचिए, अगर फ्रांसीसी जीत जाते तो क्या भारत में अंग्रेजी शासन होता? क्या आज भारत की प्रशासनिक भाषा अलग होती? इतिहास छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। यूरोपीय कंपनियों ने देखा, मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है, क्षेत्रीय राज्य आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम एक पक्ष का समर्थन करें। और यहीं से शुरू हुआ भारतीय राजनीति में विदेशी दखल। प्लासी की प्रस्तावना, सस्पेंस की शुरुआत। बंगाल, भारत का सबसे समृद्ध प्रांत। अंग्रेज यहां व्यापार कर रहे थे, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे। वे अधिक चाहते थे। जल्द ही एक युद्ध होगा जो भारत की दिशा बदल देगा। क्या वो युद्ध निर्णायक होगा? क्या वो केवल व्यापार का संघर्ष होगा या साम्राज्य की नींव रखेगा? आर्थिक बदलाव। यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय वस्त्र यूरोप भेजे, चांदी भारत लाई, फिर धीरे धीरे भारतीय संसाधनों पर कब्जा किया। धीरे धीरे शक्ति संतुलन बदलने लगा। भाग 2 का सार। इस भाग में हमने देखा पुर्तगालियों का आक्रामक आगमन, डचों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, अंग्रेजों की राजनीतिक रणनीति, फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की शुरुआत। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी है। सस्पेंस। अब आने वाला है एक युद्ध, एक विश्वासघात, एक निर्णायक क्षण।
जो भारत को व्यापारिक भूमि से औपनिवेशिक साम्राज्य में बदल देगा। क्या आप तैयार हैं उस अध्याय के लिए? भाग 3 प्लासी से साम्राज्य तक, विश्वासघात, युद्ध और सत्ता की कहानी। प्रस्तावना: तूफान से पहले की शांति। कल्पना कीजिए, साल 1756, बंगाल, भारत का सबसे समृद्ध प्रांत। नदियां सोना उगलती थीं, व्यापार फल फूल रहा था, कपड़ा उद्योग विश्व प्रसिद्ध था। लेकिन इसी समृद्धि पर टिकी थी एक विदेशी कंपनी की नजर, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या वो केवल व्यापार करना चाहती थी या कुछ और बड़ा सोच चुकी थी? बंगाल क्यों था इतना महत्वपूर्ण? 18वीं शताब्दी में बंगाल भारत का सबसे अमीर प्रांत, उपजाऊ भूमि, विकसित उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र। यहां के नवाब थे सिराजुद्दौला, युवा, ऊर्जावान लेकिन अनुभवहीन। संघर्ष की शुरुआत। अंग्रेजों ने बंगाल में किलेबंदी शुरू कर दी। नवाब ने विरोध किया। उन्होंने आदेश दिया किलेबंदी रोकी जाए, लेकिन अंग्रेजों ने अनदेखा किया। क्या ये केवल अवज्ञा थी या खुली चुनौती? कलकत्ता पर हमला। 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। अंग्रेज सीधे युद्ध में कमजोर थे, लेकिन राजनीति में नहीं। उन्होंने षड्यंत्र रचा। नवाब के दरबार में असंतोष था और यहीं से सामने आया एक नाम, मीर जाफर, नवाब का सेनापति, महत्वाकांक्षी, असंतुष्ट। अंग्रेजों ने वादा किया, अगर तुम हमारा साथ दो तो तुम्हें नवाब बना देंगे। सोचिए, अगर मीर जाफर वफादार रहता तो क्या इतिहास बदल जाता? 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध। स्थान प्लासी, तारीख 23 जून 1757। एक ओर सिराज उद्दौला, दूसरी ओर अंग्रेज सेना, नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन कुछ अजीब हुआ। नवाब की सेना खड़ी रही, मीर जाफर ने हमला नहीं किया। विश्वासघात। कुछ घंटों में युद्ध समाप्त। परिणाम: सिराज उद्दौला पराजित, मीर जाफर नवाब बना, लेकिन असली शक्ति अंग्रेजों के हाथ में। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव थी। सोचिए, अगर प्लासी में अंग्रेज हार जाते, अगर मीर जाफर धोखा न देता, अगर नवाब की सेना एकजुट रहती, क्या अंग्रेज भारत छोड़ देते? क्या भारत का भविष्य अलग होता? आर्थिक लूट की शुरुआत। प्लासी के बाद अंग्रेजों को मिला बंगाल की अपार संपत्ति, व्यापारिक विशेषाधिकार, राजनीतिक हस्तक्षेप का अधिकार। उन्होंने धन इंग्लैंड भेजना शुरू किया। धीरे धीरे बंगाल की समृद्धि घटने लगी। बक्सर का युद्ध, अंतिम पुष्टि। 1764, बक्सर। अंग्रेजों का सामना हुआ, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुगल सम्राट। परिणाम: फिर अंग्रेज विजयी। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। अब अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं थे, वे कर वसूलने वाले शासक थे। व्यापार से शासन तक। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी सेना बढ़ाई, प्रशासनिक ढांचा बनाया, भारतीय शासकों को संधियों में बांधा, फूट डालो और राज करो नीति अपनाई। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बंगाल का उद्योग कमजोर हुआ, हथकरघा उद्योग को नुकसान हुआ, कृषि पर कर बढ़ा, अकाल बढ़े, गरीबी बढ़ी। क्या यह केवल प्रशासनिक बदलाव था या सुनियोजित आर्थिक नियंत्रण? अंग्रेज क्यों सफल हुए? एकजुट रणनीति, आधुनिक हथियार, नौसेना शक्ति, भारतीय राज्यों की आपसी फूट। भाग 3 का सार। प्लासी और बक्सर के युद्धों ने अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति दी, आर्थिक संसाधन दिए, भारत में साम्राज्य की नींव रखी। अब सवाल है, क्या अंग्रेज यहीं रुकने वाले थे या पूरा भारत उनके नियंत्रण में जाएगा? अगली कड़ी का संकेत। आगे आएंगे सहायक संधि, स्थायी बंदोबस्त, मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध और अंततः 1857 का विद्रोह। इतिहास अब और भी रोचक होने वाला है। खंड 4, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार, संधियां,
युद्ध और फूट डालो और राज करो। प्रस्तावना। क्या प्लासी अंत था? 1757 की प्लासी, 1764 की बक्सर। क्या अंग्रेज यहीं रुक जाते? क्या उनका उद्देश्य केवल बंगाल तक सीमित था? नहीं, अब उनके पास था अपार धन, संगठित सेना, राजनीतिक आत्मविश्वास और सबसे बड़ी चीज महत्वाकांक्षा। दीवानी अधिकार, असली शक्ति। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। अब अंग्रेज कर वसूल सकते थे, प्रशासन चला सकते थे, सेना रख सकते थे। लेकिन सोचिए, एक व्यापारिक कंपनी कर वसूल रही है, क्या ये स्वाभाविक था या ये सत्ता हथियाने की रणनीति थी? दोहरी शासन व्यवस्था, डुअल गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव ने एक नई व्यवस्था लागू की। प्रशासन नवाब के हाथ में, राजस्व अंग्रेजों के हाथ में। जिम्मेदारी नवाब की, धन अंग्रेजों का। परिणाम अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अकाल। 1770 का बंगाल अकाल, लाखों लोग मरे। क्या अंग्रेज जिम्मेदार थे या ये केवल प्राकृतिक आपदा थी? इतिहास आज भी प्रश्न पूछता है। सहायक संधि, एक नया जाल। अब अंग्रेजों ने नई नीति अपनाई, सब्सिडियरी अलायंस। इसे लागू किया लॉर्ड वेलेस्ली। इस नीति के अनुसार भारतीय राज्य अंग्रेजी सेना रखेंगे, उसके खर्च का भुगतान करेंगे, बिना अनुमति किसी अन्य राज्य से संधि नहीं करेंगे। सुनने में सुरक्षा लगती है, लेकिन असल में स्वतंत्रता समाप्त। सोचिए, अगर भारतीय शासक इस जाल को समझ जाते, अगर वे एकजुट हो जाते, क्या अंग्रेज सफल होते? मैसूर, एक चुनौती। दक्षिण में उभरे एक शक्तिशाली शासक, टिपू सुल्तान। उन्होंने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। टिपू आधुनिक हथियारों का उपयोग करते थे। उन्होंने फ्रांसीसियों से सहायता ली, लेकिन 1799 श्रीरंगपट्टनम, टिपू सुल्तान युद्ध में मारे गए। क्या ये केवल एक राजा की हार थी या दक्षिण भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की शुरुआत? मराठा शक्ति का पतन। मराठा साम्राज्य शक्तिशाली था, लेकिन अंदरूनी मतभेद थे। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। अंततः 1818 में मराठा शक्ति समाप्त। अब उत्तर, दक्षिण, पश्चिम अधिकांश भारत अंग्रेजों के प्रभाव में था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एक और चाल लॉर्ड डलहौजी ने लागू की, हड़प नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगर किसी शासक का पुत्र ना हो तो राज्य अंग्रेजों में मिल जाएगा। झांसी, सतारा, नागपुर, कई राज्य इसी नीति से हड़पे गए। झांसी, एक चिंगारी। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने विरोध किया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये आवाज आगे चलकर क्रांति की प्रेरणा बनेगी। आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने कच्चा माल भारत से लिया, तैयार माल इंग्लैंड से बेचा, भारतीय उद्योग कमजोर किए। हथकरघा उद्योग नष्ट होने लगा, कारीगर बेरोजगार हुए। भारत धीरे धीरे कच्चे माल का स्रोत बन गया। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की, न्याय प्रणाली बदली, रेलवे और टेलीग्राफ लाए। क्या ये सुधार थे या प्रशासनिक सुविधा? इतिहास 2 दृष्टिकोण देता है। 1857 विस्फोट। असंतोष बढ़ रहा था। सैनिक नाराज, किसान परेशान, शासक अपमानित, जनता असंतुष्ट। और 1857 में चिंगारी भड़की। मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह दिल्ली तक पहुंचा। बहादुर शाह जफर को प्रतीक बनाया गया। क्या ये केवल सिपाही विद्रोह था या पहला स्वतंत्रता संग्राम? भाग 4 का सार। सहायक संधि, मैसूर और मराठा युद्ध, हड़प नीति, आर्थिक शोषण, 1857 की क्रांति। अब अंग्रेज पूरे भारत के शासक बन चुके थे। सस्पेंस, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आएगा कंपनी शासन का अंत, ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन, नई नीतियां और स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत। कंपनी से क्राउन तक 1857 के बाद का भारत और स्वतंत्रता की नींव।
प्रस्तावना 1857 की ज्वाला। 1857। आग केवल बंदूकों में नहीं थी, आग दिलों में थी। मेरठ से उठी चिंगारी दिल्ली पहुंची। सिपाहियों ने विद्रोह किया, किसानों ने साथ दिया, राजाओं ने अवसर देखा। दिल्ली में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को प्रतीक बनाया गया। लेकिन क्या ये संगठित क्रांति थी या भावनाओं का विस्फोट? 1857 की विफलता, लेकिन अंत नहीं। अंग्रेजों ने कठोर दमन किया, हजारों लोग मारे गए, दिल्ली उजड़ी। झांसी, कानपुर, लखनऊ में भीषण संघर्ष। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत साहस दिखाया। नाना साहिब, तात्या टोपे, कई नाम इतिहास में अमर हुए। लेकिन अंततः विद्रोह असफल रहा। अब प्रश्न है, क्या सब समाप्त हो गया? नहीं, ये अंत नहीं था, ये चेतना की शुरुआत थी। 1858 कंपनी शासन का अंत। 1858 का भारत शासन अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। कंपनी का युग खत्म, ब्रिटिश साम्राज्य का युग शुरू। महारानी की घोषणा। क्वीन विक्टोरिया ने घोषणा की, भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा, प्रशासन में सुधार होगा, न्याय समान होगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? शासन में बदलाव। अब वायसराय नियुक्त हुआ। पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। सेना का पुनर्गठन हुआ। भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई, अंग्रेजी सैनिक बढ़ाए गए। फूट डालो और राज करो नीति और मजबूत हुई। आधुनिक साधन, सुविधा या नियंत्रण। रेलवे आई, टेलीग्राफ आया, डाक व्यवस्था सुधरी। सोचिए, क्या ये विकास केवल भारतीयों के लिए थे या प्रशासन और सेना की सुविधा के लिए? रेलवे से अंग्रेज तेजी से सेना भेज सकते थे, टेलीग्राफ से तुरंत आदेश। विकास और नियंत्रण दोनों साथ साथ चले। शिक्षा और जागृति। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, मैकॉले की शिक्षा नीति। अब एक नया वर्ग उभरा, शिक्षित भारतीय। वे अंग्रेजी पढ़ते थे, कानून समझते थे, अधिकार जानते थे, और यहीं से शुरू हुई राजनीतिक चेतना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। शुरुआत में उद्देश्य था अंग्रेजों से संवाद, लेकिन क्या यह केवल संवाद रहेगा या स्वतंत्रता की मांग बनेगा? बंग भंग 1905। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, कहा प्रशासनिक सुविधा। लेकिन भारतीयों ने देखा, ये फूट डालो की नीति है। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। गांधी का आगमन 1915। महात्मा गांधी भारत लौटे। उन्होंने सत्याग्रह की राह दिखाई। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। धीरे धीरे आंदोलन राष्ट्रीय बन गया। जलियांवाला बाग 1919। अमृतसर। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई, सैकड़ों लोग मारे गए। क्या ये घटना भारत की आत्मा को झकझोरने के लिए काफी थी? हाँ, अब स्वतंत्रता केवल मांग नहीं रही, संकल्प बन गई। असहयोग, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो। 1920 असहयोग आंदोलन। 1930 दांडी मार्च। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेजों की नींव हिल चुकी थी। 1947 स्वतंत्रता। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन विभाजन की पीड़ा भी मिली। क्या ये आज़ादी पूर्ण थी या संघर्ष की कीमत? अंतिम चिंतन। तो दोस्तों, यूरोपियों के भारत आने की शुरुआत मसालों से हुई थी, लेकिन अंत स्वतंत्रता पर हुआ। व्यापार से साम्राज्य, साम्राज्य से संघर्ष, संघर्ष से स्वतंत्रता। सोचिए, अगर 1498 में वो जहाज ना आता तो, अगर 1757 में प्लासी न होती, अगर 1857 में क्रांति सफल हो जाती। इतिहास कई अगर से भरा है, लेकिन सच्चाई ये है, भारत ने हर चुनौती का सामना किया और अंततः स्वतंत्र हुआ। समापन। दोस्तों, ये थी भारत में यूरोपीय आगमन से लेकर स्वतंत्रता तक की पूरी यात्रा। अगर आपको ये ऐतिहासिक सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम किसी और ऐतिहासिक रहस्य को उजागर करेंगे।